नमस्कार, राम राम सभी को। स्मृति कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखो, पिछली क्लास में हमने आनुवंशिकी को अच्छे से समझ लिया था, पढ़ लिया था। और अब जो आज वाली जो क्लास है, इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे। आपके एग्जाम में ऐसे मान लो कि इनमें से ही काफ़ी क्वेश्चन छप सकते हैं। वैसे टोटल देखें तो 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे, जिसमें गुणसूत्र और आनुवंशिकी जो पूरी है। ठीक है, अब ज़्यादा आपका समय खराब करेंगे नहीं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आप सब्सक्राइब अगर किसी ने नहीं किया तो वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखो, मैं सब्सक्राइबर्स के लिए आपको कहूँगा, क्योंकि अभी चैनल नया है और ये आप लोगों का चैनल है। आपका ही काम है इसको आगे बढ़ाना। ठीक है भाई, सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकी प्रयोग के लिए किस पादप का प्रयोग किया था? गेसिपियम हिरमुटम, पाइसम सटाइवम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ओराइजा सटाइवा। देखो, पहले तो ये जो नाम है आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे भाई ये किस कैसे नाम दे दिए। ये जो नाम है ये है जो उसके रासायनिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है। देखो, गेसिपियम हिरमुटम जो नाम है ये एक कपास का नाम है। और कपास कौन सी है? एक कपास होती है मैक्सिकन कपास। उसका जो ये साइंटिफिक नाम है मैक्सिकन। ठीक है, कपास कौन सी है? मैक्सिकन। उसका नाम है गेसिपियम हिरमुटम। और ये जो पाइसम सटाइवम नाम है ये है मटर। मटर के पौधे का नाम है पाइसम सटाइवम। ट्रिटिकम एस्टिवम किसका है? गेहूं का। और ओराइजा सटाइवा है वो है चावल का। चावल बोल दो या धान बोल दो, एक ही बात है भाई। तो यहां अब आपको पता लग गया होगा कि ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन बी सही है, क्योंकि उन्होंने मटर के पौधे पर क्या किया था? प्रयोग किया था। मटर का जो पौधा है उसमें उन्होंने 7 जोड़ी जो विपर्यासी लक्षण है, कौन से? 7 जोड़ी लक्षणों पर उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहां आप नाम ने देख ही लिए हैं। अगला सवाल है, ग्रेगर मेंडल ने किस पर कार्य कर। अब देखो, वही सवाल आ गया, वहां पर दे दिया था पाइसम सटाइवम, यहां मटर। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अगला जो सवाल है वो है, मेंडल के अनुसार एक द्विसंकर संकरण के द्वितीय संतति पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात होगा। जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको कहा था कि आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप के सवाल जरूर मिलेंगे। देखो, लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप क्या होते हैं? जो बाहरी रूप से, सबसे पहले कौन सी बात है? बाहरी रूप से। मैंने वहां आपको याद भी करवाया था कि कैसे कैसे प्राप्त होते हैं। कौन सा है ये संकरण? द्विसंकर संकरण। कौन सा? द्विसंकर यानी डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसका वहां पर मैंने, अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी तो पहले वो क्लास देख लियो। वहां मैंने बताया था आपको और समझाया भी था कि कैसे अनुपात आता है, 9:3:1। ये उसका क्या होता है? फिनोटाइप होता है। फिनोटाइप यानी कि बाहरी रूप से हमें देखने पर जिस तरह के पौधे प्राप्त हुए उनका ये अनुपात है फिनोटाइप। ये याद रखना है और समझना है तो पहली वाली क्लास देख लीजिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये है डाइहाइब्रिड क्रॉस में। अगला सवाल है, विषम युग्मन की संतान तथा उसके सम युग्मन की जनक के मध्य संकरण को कहते हैं। मैंने आपको ये बात उस टाइम पे बताई थी। 2 टाइप के संकरण बताया था। एक बताया था प्रतीप संकरण। कौन सा बताया था? एक बताया था प्रतीप। इस प्रतीप संकरण को पूर्वज संकरण भी कहते हैं। प्रतीप संकरण बताया था। एक बताया था मैंने परीक्षण टेस्ट। अब मैंने वहां ये बताई थी चीज आपको कि जो विषम युग्मन की संतान संतान अपन को प्राप्त हुई थी ये पहली पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में। आपको F1 पीढ़ी में ये प्राप्त होती है, टी ये प्राप्त होता है। इसका जनक पीढ़ी के किससे? समयुग्मनक की। अरे भाई, दोनों ही समयुग्मनक की होती है। वहां दोनों ही समयुग्मनक की होते हैं। समयुग्मनक का मतलब क्या होता है? समयुग्मनक की यानी कि होमोजाइगस। और विषम युग्मनक की मतलब हेट्रोजाइगस। दोनों ये जो जीन है, जीन हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। जीन बोल दो, कारक बोल दो। ठीक है, तो ये दोनों जो है दोनों समान है। तो ये क्या हो गया? समयुग्मनक की होमोजाइगस।
और दोनों असमान है, तब क्या हो गया, ये हो गया हेटेरोजाइगस। क्या हो गया, हेटेरोजाइगस, यानी विषम विषम युग्मनक की। ठीक है, ओके। अब हमें करना क्या है, विषम युग्मनक की संतान है उसका किसके साथ में, सम युग्मनक की जनक, यानी कि किसी भी जनक के साथ में क्रॉस करवा दो तो उसको क्या कहते हैं, पूर्वज संकरण या प्रतीप संकरण। ठीक है, पूर्वज संकरण बोल दो या प्रतीप संकरण बोल दो, तो ये पूर्वज संकरण सही हो गया। या प्रभावी संकरण नहीं होगा भाई, प्रभावी संकरण कौन सा होता है, प्रभावी तो जो जनक पीढ़ियों में कराया जाता है, फिर वो प्रभावितता का नियम होता है, ये शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने के बीच में कराया जाता है। तो शुद्ध संकरण, परीक्षण संकरण, परीक्षण संकरण, यही कंडीशन आप देखना हमें प्राप्त कौन सी हुई, ये संतान F1 पीढ़ी में प्राप्त हुई, इसका हमने किसी भी जनक के साथ में करवा दिया तो वो तो कहला दिया पूर्व संकरण। लेकिन अगर हमने अप्रभावी लक्षणों वाले जनक के साथ में करवा दिया, यानी किसके साथ में, अप्रभावी लक्षण कौन सा है भाई, इसमें ये जो स्मॉल टी है ये F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दर्शा पाता है, क्योंकि F1 जो पीढ़ी होती है उसमें चारों पौधे ही क्या होते हैं, हमें लंबे प्राप्त होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रभावी जो लक्षण है वो ही F1 पीढ़ी में अपने गुण दर्शा पाता है, अप्रभावी वाला नहीं कर पाता। तो अगर इसका इसके साथ में क्रॉस करवा दिया, इसके साथ में क्रॉस करवा दिया, तो उसको बोलेंगे परीक्षण टेस्ट। क्या बोलेंगे, परीक्षण टेस्ट, या फिर सॉरी परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अगला सवाल, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब हो गया एक ही लक्षण को लेकर उन्होंने क्रॉस कराया है। जैसे या तो उन्होंने लंबाई को लेकर करा लिया, या फिर उन्होंने कलर को लेकर करा लिया, भाई मटर की फली का कलर कैसा होगा, या फिर उन्होंने आकार को लेकर करा लिया, एक को ही लिया है। अगर उन्होंने जैसे आकार भी ले लिया और ऊंचाई भी ले ली, दोनों एक साथ लक्षण ले लेता तो वो डाई हाइब्रिड हो जाता है। डाई हाइब्रिड मतलब ये तो हो गया एकल संकरण, एकल संकर संकरण हिंदी में, और इंग्लिश में हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, कि F2 फिनोटाइप, F2 का फेनोटाइप क्या है, पहले क्या पूछा था हमें, डाई हाइब्रिड में, डाई हाइब्रिड में हमने क्या बताया था, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। फिनोटाइप क्या होते हैं कि बाहरी रूप से देखकर हमें पता लग जाए। जो F2PD है उसका क्या 4 अनुपात 1 1 अनुपात 1। F2PD में क्या होता है, देखो मैं करके बताता हूं एक बार। ये हमने लिया, क्या लिया, ये जनक है, ये कौन सी है, पेरेंटल पीढ़ी, कौन सी है, पेरेंटल पीढ़ी। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, क्रॉस कराते हैं आपको पता है युग्मक बनते हैं, युग्मक मतलब गैमिट। क्रॉस कराने के समय ये गैमिट बनते हैं। अब ये गैमिट इसका इससे कराया, फिर इसका इससे कराया, तो इसका इससे कराया तो क्या क्या प्राप्त हुआ, देखो इधर लिख देता हूं ना, टी और टी, एक टी और ये टी, ये दो, फिर ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी, फिर ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी, तो ऐसे करके चारों संतति प्राप्त हुई। चारों का देखो जीन प्रारूप तो एक ही है, जीन प्रारूप तो क्या है, एक ही है, जीन तो एक जैसे ही दिख रहे हैं। और ये सभी क्या है, लंबे पौधे, क्या है भाई, लंबे पौधे हैं सभी, सारे के सारे पौधे क्या है, लंबे। ये पीढ़ी कौन सी है, F1 पीढ़ी। हमें किसका पूछ रहा है, F2 पीढ़ी का, तो हम F2 पीढ़ी निकालते हैं। F2 पीढ़ी क्या होती है, जो संतान प्राप्त होती है उसका उसी से संकरण करा दिया जाता है, उसको कहते हैं स्वपरागण। क्या कहते हैं, स्वपरागण। अब स्वपरागण करा के देख लेते हैं, लो भाई स्वपरागण करा के देख लेते हैं। ये हमें प्राप्त हुआ टी F2 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में, F1 से अब हम F2 करवा रहे हैं, तो इसके बीच में हम जब क्रॉस करवाते हैं, इसके बीच जब क्रॉस करवाते हैं तो देखो वही आपको क्या प्राप्त होंगे, सबसे पहले ये गैमेट, गैमेट बोले तो युग्मक, इसका गैमेट और इसका गैमेट, देखना कैसे कैसे क्या प्राप्त होंगे। इससे तो क्या होगा, दोनों कैपिटल टी हो गए, इसका इससे कराया तो क्या हुआ, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, इसका इससे कराया तो एक छोटा और एक बड़ा, कैपिटल को पहले लिखते हैं। इसका इससे कराया तो दोनों ही क्या हो गए, स्मॉल टी। ये शुद्ध लंबा है क्योंकि दोनों
क्या है, होमोजाइगस है, तो शुद्ध लंबा बोल दिया। ये क्या है, लंबा है, अशुद्ध लंबा है, लेकिन क्या है, लंबा पौधा है। ये भी लंबा पौधा है, लेकिन इस दोनों के अंदर ये तो अप्रभावी है, तो ये क्या है, शुद्ध बोना है। क्या है, ये बोना है। तो इसमें हमें कितने पौधे प्राप्त हुए भाई, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, तो 3 पौधे तो क्या हुए, लंबे प्राप्त। 3 पौधे तो क्या हुए, लंबे, और एक हुआ बोना। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा भाई, 3:1। क्या हो जाएगा, 3:1। क्यों हो जाएगा 3:1? क्योंकि 3 पौधे तो लंबे प्राप्त हुए हैं, एक पौधा क्या हुआ है, बोना प्राप्त हुआ है, तो 3:1 सही। मेंडल के आनुवांशिकता के प्रयोगों के लिए मटर के कितने जोड़ी लक्षणों को प्रयोगों के लिए चुना था। भाई मेंडल ने कितने जोड़ी लक्षण लिए थे, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था 7 जोड़ी लक्षण लिए थे। कितने लिए थे, 7 जोड़ी लक्षण लिए थे उसने। जोड़ी यहां पे क्यों बोली जा रही है, जैसे ऊंचाई ली तो ऊंचाई में एक लंबा और एक छोटा, एक जोड़ी हो गई। जैसे मटर का आकार लिया तो आकार या तो गोल हो गया या झुर्रीदार हो गया, है ना। और पुष्प की स्थिति देख ली भाई, पुष्प एक तो हो गया अक्षीय स्थिति पे, एक हो गया अंतस्थ स्थिति पे, है ना। एक लिया था मटर की जो फली है उसका आकार कैसा है कि भाई वो फुली हुई है, एक सिकुड़ी हुई है। मटर की जो फली है उसका कलर कैसा है, हरा है या पीला है। मटर के दाने का जो कलर है वो हरा है या पीला है। इस तरीके से करके उन्होंने 7 जोड़ी लक्षणों पे प्रयोग किया था। किसने, मेंडल ने। भाई याद रख लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। यहां पर जो मैं आपको सवाल करा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट सवाल ले रहा हूं, एग्जाम्स में आए हुए सवाल ले रहा हूं, और ऐसी संभावना है कि इनमें से कई सवाल आ जाएंगे। इस तरह के सवाल भी मैं उठा रहा हूं, ठीक है भाई। मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया था। देखो एक और पादप, मटर पे तो किया ही किया था, एक और पादप था, उसका पादप का आपको नाम याद ही रखना है। देखो मक्का पे भी नहीं किया था, एंटीराइनम पे नहीं किया था, उसने किया था हीरेसियम पे। किस पे किया था, हीरेसियम पे। सही आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, अपन को याद ही करने होते हैं। किस पे किया था मटर ने, मटर के अलावा हीरेसियम पे। अब विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़े को क्या कहते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि ये जीन का जोड़ा है जो विपरीत लक्षण रखता है। एक दूसरे के युग्म विकल्पी होते हैं। क्या होते हैं, युग्म में है लेकिन क्या है, विकल्पी है। विकल्पी कैसे, कि भाई एक तो लंबा है और एक बोना है। जो जीन होते हैं हमेशा जोड़े में होते हैं, लेकिन एक दूसरे के विपरीत लक्षण हो इनमें, ठीक है। क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत लक्षण हो तो उनको बोलते हैं युग्म विकल्पी बोल देते हैं, या फिर इनको बोल देते हैं एलील। क्या बोल देते हैं, एलील। क्या बोलते हैं भाई, एलील। ये एलील है, ठीक है। एक दूसरे के एलील क्यों है, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत लक्षणों वाले हैं। एक लंबा है तो एक बोना है। समयुग्मनज मैंने अभी बताया था, समयुग्मनज तो ये हो गए दोनों। समयुग्मनज मतलब होमोजाइगस। और जीन प्रारूप, जीन ये भी जीन ही है, ये भी जीन ही है, सारे जीन प्रारूप तो है ही। विषम, विषम का मतलब क्या हो गया, विषम युग्मनज। लेकिन इस टर्मिनोलॉजी को क्या कहते हैं, जब दोनों जीन आपस में विषम युग्मनज हो तो इस टर्मिनोलॉजी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एलील। क्या कहते हैं भाई, एलील। जीनों के जोड़े हो और विपरीत लक्षण में हो उसको बोलते हैं एलील। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, परीक्षार्थ संकरण। देखो आप परीक्षार्थ संकरण बोल दे या परीक्षण संकरण बोल दे, परीक्षण संकरण बोल दे या इंग्लिश में टेस्ट क्रॉस बोल दे, बात एक ही है। अभी समझाया था थोड़ी देर पहले जब हमने पूर्व संकरण पढ़ा था। क्या पढ़ा था, कि जो संतान है, जो F1 पीढ़ी की संतान है, उसका अप्रभावी लक्षणों वाले जनक से, किससे, अप्रभावी लक्षणों वाले समयुग्मनजी जो जनक होता है उससे। कैसे कराया था अपन ने, इस टी को लिया था, ये था संतान F1 पीढ़ी का, और किसी से भी करवा दें तब तो हो जाता है पूर्वज संकरण। और हमने स्पेशली किसको लिया है, अप्रभावी। भाई ये जो स्मॉल वाला है ये F1 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षणों वाला था ना, या इसको समयुग्मनजी भी बोल देते हैं, समयुग्मनजी अप्रभावी। इसके बीच में क्रॉस करा देते हैं तो वो हो जाता है परीक्षार्थ संकरण या परीक्षण संकरण। कहीं ऑप्शन में पढ़ते देगा। संबंधित लक्षणों के लिए विषम युग्मनजी वेष्टि के साथ में, किसके साथ में, विषम युग्मनजी वेष्टि के साथ में। आगे वाला ऑप्शन है दोनों जनकों
समयुग्मनजी अप्रभावी और समयुग्मनजी प्रभावी के साथ में। समयुग्मनजी अप्रभावी का मतलब तो ये हो गया कि भाई एक तो अप्रभावी तो ये हो गया और ये हो गया। क्या ये दिख रहा है? क्या ये कंडीशन बन रही है? क्या नहीं बन रही? एक समयुग्मनजी, एक समयुग्मनजी अप्रभावी जनक के साथ में, यानी कि इसके साथ में। समयुग्मनजी मतलब होमोजाइगस, ये दोनों सेम के साथ में किसका? उसकी जो संतान पीढ़ी का है। तो इसका मतलब यही हो गया, ये कंडीशन इसी में बन रही है, इसी ऑप्शन में ये कंडीशन बन रही है। अप्रभावी जनक के साथ में संकरण कराया जा रहा है, तो यही ऑप्शन सही हो गया। समान जीन प्रारूप वाली वेस्टी के साथ यह ऑप्शन नहीं होगा। तो जो क्रॉस टेस्ट है वो किस किस के बीच में कराया जाता है? जो F1 पीढ़ी में हमें जो संतति प्राप्त होती है उसका किसके साथ में? अप्रभावी जो समयुग्मनजी जीन है इसके साथ में करवा रहे हैं। समयुग्मनजी जो जनक है, क्या है? जनक, इसके साथ में क्रॉस करवाते हैं, तो उससे जो टेस्ट होता है उसको को क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। अगला सवाल देख लेते हैं। डीएनए केवल किसके बने होते हैं? पहली बात, डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है भाई? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नाम में क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। बना भी किससे होता है? न्यूक्लिक एसिड से बना। नाम में ही इसका सब आंसर है। तो ये बना होता है केवल और केवल किससे बना होता है? न्यूक्लिक एसिड से डीएनए बना होता है। ये जो डीएनए, ये संरचना होती है ना डीएनए, आपने पढ़ी होगी डीएनए, मैंने पहले भी पढ़ाई थी। ये डीएनए संरचना होती है। यहाँ पर ए टी जी सी है ना, टी ए सी जी, इस तरीके से ये संरचना होती है। ये द्विकुंडलित संरचना होती है। द्विकुंडलित मतलब डाई हेलिक्स संरचना होती है। ये इनके नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। ये क्षारक आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ये हाइड्रोजन बंध होता है। क्या होता है? इनके बीच में हाइड्रोजन बंध होता है। और इसमें ये जो जिसके चारों तरफ यूं लिपटे रहते हैं ना, ये प्रोटीन होता है। उस प्रोटीन के चारों तरफ लिपटे रहते हैं, उसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। क्या नाम है भाई? हिस्टोन प्रोटीन। उसके चारों ओर ये लिपटे रहते हैं। तो बने हुए किसके होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल के बने हुए रहते हैं डीएनए। आरएनए, आपको पता है आरएनए और डीएनए में एक मेजर अंतर जो होता है वो क्या होता है? वो ये होता है कि जो यहां पर जो थाइमीन होता है, देखो, एक का नाम मतलब है एडेनिन, टी का मतलब है थाइमीन, जी का मतलब है ग्वानिन और सी का मतलब है साइटोसिन। और ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्या होते हैं? पूरक। पूरक का मतलब अगर ए है तो इधर टी आएगा, जोड़ा हुआ ना। अगर इधर एडेनिन है तो इधर थाइमीन होगा, इधर अगर साइटोसिन है तो दूसरी तरफ क्या होगा? ग्वानिन होगा। यहां जो आरएनए होता है, आरएनए ओनली एक कुंडलित होती है। आरएनए के अंदर ये जो डबल हेलिक्स नहीं होती, उसमें ओनली सिंगल हेलिक्स होती है। दूसरी बात, अंतर कहां होता है? जो ये थाइमीन होता है, उस थाइमीन की जगह उसमें क्या होता है? यूरेसियल। अगर यूरेसियल हो गया तो वो क्या हो जाएगा? आरएनए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरएनए, यूरेसिल। ठीक है। और बाकी सारे ये एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन सब होंगे, लेकिन यूरेसिल आ जाएगा कहां? किसकी जगह? थाइमीन की जगह। ओके। और क्या होता है इसमें? जो डीएनए, डीएनए में डीऑक्सी मतलब इसमें कौन सी शर्करा पाई जाएगी? डीऑक्सी राइबोज शर्करा। शर्करा कौन सी पाई जाएगी कि डीएनए में? डीऑक्सी। ये देखो, ये बीच में जो ये चीजें बताने का मतलब यहाँ ये है कि इनसे भी कई बार सवाल पूछे जाते हैं। डीऑक्सी राइबोज शर्करा। भाई अगर अच्छा समझ में आ रहा है ना, तो चैनल को आपको बढ़ाना है, इसमें लाइक भी करना है ना, कमेंट भी कर दिया करो। इससे क्या होता है? एक मास्टर को क्या मोटिवेशन मिल जाता है। अगर आप ये बताएंगे मुझे कि सर इसमें कमी रह रही है, तो मैं क्या करूंगा? उस कमी में अगली बार सुधार करूंगा। आप ये बताएंगे कि सर आप ये अच्छा कर रहे हैं, तो भी मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगी कि भाई हाँ, बच्चे पसंद कर रहे हैं तो हमें उनको क्या करें? अच्छे से अच्छा कंटेंट दें। ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा तो किसमें होती है? डीएनए में। और जो आरएनए होता है, आरएनए के अंदर कौन सी शर्करा होती है? ओनली
राइबोज शर्करा। कौन सी होती है? राइबोज शर्करा। ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है डीएनए में शर्करा होती है। देखो अगला ही सवाल आ गया, डीएनए में शर्करा कौन सी होगी? तो पहला ही ऑप्शन हो गया डी ऑक्सी राइबोज। ट्राइयोज नहीं होती है, राइबोज आरएनए में होती है। और जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज तो हमारे जो ऊर्जा का स्रोत होता है C6H12O6, हमारा सारा जो भोजन है उसको ग्लूकोज में ही हमारा शरीर एकत्र रखता है एनर्जी के रूप में। अगला सवाल है आरएनए अणु में थाइमीन। देखो मैंने बताया था ना कि थाइमीन, थाइमीन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। क्या होता है भाई? यूरेसिल। यही तो अंतर होता है आरएनए और डीएनए में, मेन अंतर यही होता है। डीएनए में तो थाइमीन पाया जाता है, थाइमीन के स्थान पर पाए जाने वाला नाइट्रोजनी क्षारक है। नाइट्रोजनस क्षारक कौन सा है? यूरेसिल है। गुआनिन तो पाया ही जाता है, गुआनिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, एडेनिन पाया जाता है, लेकिन साथ साथ में यूरेसिल होता है। ये पूरे आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षारक है। अगर यहां पर थाइमिन होता है तो वो क्या हो जाएगा? डीएनए हो जाएगा। अगला सवाल है डीएनए, डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? डीएनए का क्रियात्मक खंड ये होता है भाई डीएनए। ये डीएनए का जो क्रियात्मक खंड है, यहाँ क्या पाए जाते हैं? जीन। खंडों के रूप में पाए जाते हैं जीन। क्या पाए जाते हैं? जीन। ऑप्शन में जीन अगर है, बी सही है। क्रोमोसोम यानी होता है गुणसूत्र। क्या होता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र किस में पाया जाता है? जो कोशिका होती है, कोशिका में क्या होता है? केंद्रक होता है। कोशिका में एक केंद्रक होता है और उस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र। क्रोमोसोम उसमें पाए जाते हैं। गुणसूत्र जो है इसमें क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, डबल हेलिक्स डीएनए पाया जाता है। डीएनए किस किस से मिलकर बना होता है? डीएनए बना होता है न्यूक्लिक एसिड से। अगर सवाल यहां ये पूछ ले कि जो गुणसूत्र है ये किससे मिलकर बना होता है, तो आप क्या बोलोगे? गुणसूत्र के अंदर क्या क्या होता है? गुणसूत्र में डीएनए होता है, प्लस आरएनए होता है, प्लस हिस्टोन नाम का एक प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटीन का नाम है भाई हिस्टोन, ठीक है। हिस्टोन प्लस में कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी पाए जाते हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी इसमें पाए जाते हैं। किसमें? गुणसूत्र में। लेकिन डीएनए किसका बना होता है? न्यूक्लिक अम्ल का। जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों की आपने संरचना देखी होगी, तो ये ऐसे करके संरचना होती है गुणसूत्र की। मैं बता देता हूं, ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, कोशिका के केंद्रक में, ठीक है। इस तरह से संरचना किसकी होती है? गुणसूत्र की होती है। जीन बताई दिया आपको। इस अकेले को क्या कहते हैं? ये जो चीजें है ना, ये जो आधा गुणसूत्र है, ये इधर आधा गुणसूत्र है, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। इन दोनों को तो क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं भाई? क्रोमेटिड बोलते हैं। ये वाला जो क्रोमेटिड है ये इन दोनों को बोलते हैं। क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन होता है जो डीएनए और प्लस में हिस्टोन। डीएनए क्या होता है? हिस्टोन नाम की जो प्रोटीन है उसके चारों ओर गुथा हुआ रहता है। तो डीएनए और जो हिस्टोन है ना, इन दोनों का जो ये मिश्रण है, इसी को क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कह देते हैं। और हमारा ऑप्शन क्या है? जीन सही है, क्योंकि डीएनए के क्या होते हैं? क्रियात्मक खंड होते हैं। सारे ऑप्शन भी मैं बता रहा हूं। कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर सारे ऑप्शन भी समझाओ, तो लो भाई समझा दिया, ठीक है। अगला सवाल, कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के अंदर दृश्यमान डीएनए थ्रेड क्या है? भाई कोशिका विभाजन के समय केंद्रक, मैंने अभी बताया था कि जो यूकेरियोटिक जो हमारे जीव होते हैं, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, उनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है। जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर एक केंद्रक होता है, और जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर क्या होता है? गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि डीएनए थ्रेड, थ्रेड यानी ये जो गुणसूत्र होते हैं ये क्या होते हैं? धागेनुमा संरचना ही तो है। थ्रेड मतलब, अरे थ्रेड मतलब कहीं हुआ भाई, थ्रेड को मतलब है धागा। क्या होता है? धागा। तो ये जो धागे नुमा संरचना है, ये धागे नुमा संरचना है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं? गुणसूत्र।
और इंग्लिश में बोले तो हो गया क्रोमोसोम। ऑप्शन ए ही राइट आंसर है। अगला क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर क्या होता है, ये होता है एक तंतुओं का तंत्र होता है, तंतुओं का तंत्र होता है। और इसका काम क्या होता है, तंतुओं का तंत्र होता है। और ये जो गुणसूत्र है ना, गुणसूत्रों की गति में काम में आता है। ठीक है। तारक केंद्र, तारक केंद्र जो ये कोशिका होती है ना, कोशिका, कोशिका का केंद्रक होता है ना, उसी में एक तारेनुमा संरचना होती है। यूं तारेनुमा संरचना होती है कोशिका के केंद्रक में, ऐसा करके तारेनुमा संरचना होती है। ठीक है। और तारक, तारक क्या होता है, तारक माने तारा होता है। तो यहां गुणसूत्र ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, आनुवंशिकी विज्ञान की मूल इकाई क्या है। मैंने बता रखी है, आनुवंशिकी विज्ञान की जो मूल इकाई है वो है जीन, क्योंकि जीन ही हमारे जो लक्षणों की वंशागति है उसके लिए उत्तरदायी है। क्या है, वंशागति के लिए। किसकी वंशागति के लिए, लक्षणों की वंशागति के लिए। भाई इस व्यक्ति में, इस व्यक्ति की आंखें नीली होंगी, इसका कलर गोरा होगा या काला होगा, लक्षणों की जो वंशागति है ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है जीन। वंशागति के लिए उत्तरदायी है, ये डिसाइड कौन करता है भाई, इसका निर्धारण कौन करता है, इसका निर्धारण करता है जीन। तो जीन ही क्या है, जो जेनेटिक्स है, आनुवंशिकी है, विज्ञान है, उसकी मूल इकाई है जीन। युग्मक क्या होते हैं, गेमिट होते हैं, गेमिट। गेमिट कब बनते हैं भाई, जब हम क्रॉस करवाते हैं, निषेचन करवाते हैं, तब जनन के समय ये युग्मक बन जाते हैं। जो जीन होता है, जीन हमेशा जोड़ी में पाए जाते हैं, मैंने बताया था, है ना। जब भी हम इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं तब ये अपने अपने युग्मकों में क्या होते हैं, अपने अपने युग्मकों में अलग हो जाते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। जो मेंडल का जो दूसरा नियम है वो यही तो है, पृथक्करण का नियम, या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है। या फिर उसको ये भी बोल देते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसको कहते हैं युग्मक। गुणसूत्र मैंने आपको बता ही दिया। कारक, कारक मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने जब प्रयोग किए थे तब जीन जो संकल्पना है, जैसे जीन जैसा शब्द कुछ आया ही नहीं था। मेंडल ने जब प्रयोग किया था तो जीन का कोई अस्तित्व नहीं था। तो मेंडल ने इनको क्या कहा था, मेंडल ने उन जीन को उस वक्त कारक कहा था। क्या कहा था, कारक कहा था। तो यहां ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जीन ही होगा, क्योंकि ये मेंडल के कहा हुआ है कारक, मेंडल ने जीन को कारक कहा है। ठीक है। अगला सवाल है, गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। गुणसूत्र की संरचना में क्या क्या सम्मिलित होते हैं, पहले ही बताया था मैंने। एक डीएनए होता है, एक हिस्टोन होता है, एक आरएनए होता है। तीनों में अगर ये ऑप्शन है तो वो सही हो गया। क्या डीएनए और हिस्टोन होता है, आरएनए और हिस्टोन भी होता है, डीएनए और आरएनए भी होता है। लेकिन डीएनए, आरएनए और हिस्टोन ये तीनों होता है, इसलिए सबसे अच्छा आंसर ये है, डीएनए, आरएनए और हिस्टोन। मानव जाति में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं भाई, बहुत बारी पढ़ लिया होगा। मानव जाति में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, मानव जाति में टोटल गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, टोटल गुणसूत्र 2n बराबर 46 पाए जाते हैं। टोटल गुणसूत्र 46 पाए जाते हैं, जिसमें से क्या होते हैं, 44 जो होते हैं इनको दैहिक गुणसूत्र बोल दो, दैहिक बोल दो, कायिक बोल दो, या इनको ऑटोसोम बोल दो। प्लस में एक्स वाई दो गुणसूत्र होते हैं, ये होते हैं लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र, सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा है कि लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं। तो लिंग गुणसूत्र कितने हैं भाई, दो, दो ऑप्शन डी इज द राइट। सभी मानवों में गुणसूत्र कितने होते हैं, टोटल गुणसूत्र बताएं सभी मानवों में गुणसूत्र। देखो सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है। कई बार क्या होता है, हम एग्जाम में बहुत ज्यादा मिस्टेक ये करते हैं, सवाल को बस पढ़ा, एक आंसर देखा, टिक लगा दिया, पूरा सवाल नहीं पढ़ा, या उस सवाल में ट्रिक क्या है वो नहीं पढ़ा। भाई इसने पूछा है गुणसूत्र, तो गुणसूत्र 46 होते हैं, ये राइट आंसर है। अगर यही सवाल को घुमाकर वो क्या पूछ लेता, यही पूछ लेता कि सभी मानवों में कितने जोड़ी, कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, अगर जोड़ी पूछ लेता तो 46 का आधा हो जाता, कितना, 23 जोड़ी। वो ये पूछ ले कि मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम के पाए जाते हैं,
अब ऑटोसोम कितने होते हैं? 44। जोड़ी पूछ लिया तो 22 बतानी पड़ेगी, और पूछ लिया ऑटोसोम कितने होते हैं तो क्या बताना पड़ेगा? ऑटोसोम टोटल 44। तो ये बड़ा ध्यान रखना है जब भी एग्जाम दो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो चाहे कुछ भी हो, आपको कभी एग्जामिनर को हल्के में लेना नहीं चाहिए। उसको ऐसा लेना चाहिए कि यार सवाल है, मुझे लगा यार ये आ रहा है, सरल है, एक बार दोबारा पढ़ लेता हूँ। सवाल को हमेशा 2 बार जरूर पढ़ें और ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उसके अंदर क्या छिपा हुआ है। कभी कभार क्या होता है, हिंदी इंग्लिश के हम पेपर करते हैं तो उसमें कि भाई इसमें इसका अनेकार्थक नहीं है ना, ऐसे ही पूछते हैं, इसका सिनोनिम नहीं है, इसका एंटोनिम नहीं है, और हम समझ लेते हैं और है वाला ऑप्शन उसमें जरूर देता है, और हम डायरेक्ट टिक लगा के बड़े खुश हो जाते हैं कि हमारे एग्जाम में ये सही हो गया वो सही हो गया। फिर हम जब आकर चेक करते हैं तब हमें पता लगता है अरे यार ये गलत हो गया, अरे यार ये भी गलत हो गया, अरे ये भी गलत हो गया। तब जाकर पता लगता है हकीकत। और हकीकत में जो स्टूडेंट है वो पीछे रहता है ना, तो इन्हीं सिली मिस्टेक्स की वजह से पीछे रहता है। कोई सिलेक्शन होने वाले और जो सिलेक्शन ना होने वाले में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अगर कोई ज़्यादा अंतर होता है पढ़ने में तो उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है, मेन अंतर होता है उनमें ये सिली मिस्टेक वाला। जो बच्चा जो सिलेक्शन लेने वाला होगा ना, वो क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से पढ़ेगा। और आपको भी ये कह रहा हूँ, अगर सिलेक्शन लेना है ना, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, इस बात का बड़ा ध्यान रखना। सिली मिस्टेक नहीं करोगे तो कम से कम 10 से 15 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, और वही आपको कट ऑफ में ले आएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर 2 गुना में आ जाओगे, 1 गुना में आने के लिए तरसोगे। ठीक है, यहां 46, ये डी ऑप्शन सही है भाई। अगला सवाल, मनुष्य में ऑटोसोम के जोड़े, देखो सवाल पूछ लिया ऑटोसोम, ऑटोसोम कितने होते हैं? 44। लेकिन यहां पूछा है जोड़े, तो जोड़े में कितने होंगे? आधे ही तो होंगे, आधे ही तो होंगे जोड़े, तो जोड़े 22। ये लो। अगला सवाल क्या है, डीएनए की पैकेजिंग में हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, उसकी पैकेजिंग में हिस्टोन प्रोटीन होता है, उस पर आवेश क्या होता है? भाई ये डीएनए की संरचना होती है ना, यहां ये हिस्टोन प्रोटीन होता है, इस हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर ही तो डीएनए क्या होता है? लिपटा हुआ रहता है, ये हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है इस पर आवेश क्या होता है? इस पर जो आवेश है ना वो होता है धनात्मक, प्लस आवेश होता है। प्रोटीन पे तो होता है, इस पे प्लस। और जो ये हेलिक्स है, ये द्विकुंडलित है, ये रज्जुक, देखो रज्जुक बोल दो हिंदी में या हेलिक्स बोल दो इंग्लिश में, एक ही बात है। इस पर होता है नेगेटिव, क्या होता है? नेगेटिव, ऋणात्मक। हमें हिस्टोन प्रोटीन पे पूछा है, हिस्टोन प्रोटीन पे होता है पॉजिटिव, तो ये लीजिए पॉजिटिव, बी आंसर। ठीक है, अगला सवाल क्या है, डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? बहुत बारी बता दिया भाई, हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं। जो भी नाइट्रोजनी क्षारक है, कौन कौन से होते हैं नाइट्रोजनी क्षारक? ये एडेनिन है ना, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये जो बंध है ना, जो ये जिस बंध के द्वारा ये नाइट्रोजन क्षारक जुड़े होते हैं वो होता है हाइड्रोजन बंध। क्या होता है? हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए होते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित है? भाई लिंग निर्धारण किन से होता है? लिंग निर्धारण के क्या होता है? एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, एक्स एक्स होता है मादा में और एक्स वाई होता है पुरुष में, इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करा देते हैं, तो सबसे पहले तो क्या बनेंगे? गेमिट बनेंगे। ये लो गेमिट बन गए, इसका एक्स बनेगा, इसका वाई बन गया। ये एक्स एक्स से करा तो एक्स एक्स पुत्री पैदा हो गई। ये एक्स इस वाई से किया तो पुत्र पैदा हो गया। ये एक्स इस एक्स से किया तो एक्स एक्स क्या हुआ? पुत्री। ये पुत्र, तो भाई पुत्र और पुत्री पैदा होने की, देखो 2 तो इसमें पुत्रियां और 2 पुत्र, ये जो होता है ये होता है नर का गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र, और ये होता है मादा का। ठीक है, तो 50% पुत्र पैदा होने की संभावना होती है और 50% पुत्रियां पैदा होने की संभावना होती है। ये जो हमारे नर और मादा होते हैं, जो मानव होता है, मनुष्य होता है, उसमें ये गुणसूत्रों के बीच में क्रॉस है, क्रॉस है। ठीक है, ये जब जनन क्रिया करते हैं तो ये पैदा होने की संभावना होती है। तो निर्धारण किस विधि पर आधारित होता है? एक्स 0 पे होता है क्या? नहीं। केवल एक्स एक्स से क्या लिंग का निर्धारण हो जाता है क्या? नहीं होता है। एक्स एक्स और एक्स वाई से ही तो लिंग का निर्धारण होता है, तो यही तो सही आंसर है।
सी ऑप्शन सही आंसर, JW का कोई मतलब नहीं है। यहां पर अब आते हैं 23वें सवाल की तरफ। मनुष्य की एक कोशिका में कायिक गुणसूत्रों की संख्या होती है। देखो मनुष्य की कोशिका, गुणसूत्र जितने भी होते हैं वो सब कोशिका में पाए जाते हैं। हर एक कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। संख्या इसकी गुणसूत्रों की होती है 46। गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। लेकिन यहां पूछ लिया कायिक। कायिक का मतलब काया, कायिक का मतलब क्या हो गया, काया या देह। तो या फिर देहिक बोल दो, या मैंने अभी आपको कहा था ऑटोसोम कितने होते हैं भाई, कितनी बारी बता दिया, 44 होते हैं, प्लस एक्स वाई होते हैं। ये एक्स वाई तो लिंग गुणसूत्र हो गए, ये ऑटोसोम हो गए, तो 44 आंसर है क्या कहीं, ये 44। जोड़ी पूछ ले तो 22। ठीक है, अगला सवाल क्या है, जीएमओ क्या है। जीएमओ का मतलब है जेनेटिकली जेनेटिकली म्यूटेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जेनेटिकली म्यूटेड ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब है आनुवंशिकी रूप से संशोधित जीव। आनुवंशिकी रूप से संशोधित जीव कैसे होते हैं भाई, किसी व्यक्ति में, किसी के जीनों में क्या कर देते हैं हम, किसी मैकेनिकल चीज से, मैकेनिक से हम उसके जीन में चेंजेस कर देते हैं। ये जीन में चेंज क्यों करते हैं, जैसे होता है कई, जैसे पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं ना, कई जंतु होते हैं, इनमें कोई बीमारियां लग जाती है। इन बीमारियों से बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए क्या करते हैं, उनके जीन की जो संरचना उसको बदल डालते हैं। और उस जीन संरचना को बदलने का मतलब है जीन की संरचना को रूपांतरित कर दिया। तो यहाँ ऑप्शन में देखो, आनुवंशिक उत्परिवर्ती जीव है क्या, नहीं। आनुवंशिक आधुनिक जीव है क्या, आनुवंशिक रूप से परिवर्तित जो जीव है, रूपांतरित जो जीव है, वो इसका मतलब है जीएमओ का। ठीक है, और जीएमओ से कई बार नुकसान भी होता है। जैसे कई सब्जियां होती है, उन पे लिखा हुआ भी आता है कि जीएमओ फ्री, जीएमओ से फ्री है, क्योंकि जीएमओ एक तरीके से जहर भी बन जाता है बॉडी के लिए। ठीक है, क्योंकि जीन में हम परिवर्तन करते हैं, प्राकृतिक रूप से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है हमारे जीन में, लेकिन हम अगर मानवीय रूप से, मैकेनिकल रूप से उसमें चेंज कर देते हैं, तो इसको कहते हैं जीएमओ। ठीक है भाई, आनुवंशिक रूपांतरित जीव। और उस जीएमओ से जो जीव बनता है उसको आनुवंशिक रूपांतरित जीव या आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव कहते हैं। अगला क्या सवाल है, जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक है। 2 बार आ गया भाई ये सवाल। विपरीत लक्षणों वाले जीनों को एलील कहते हैं। क्या कहते हैं, एलील। फिलियल क्या होता है, जो पीडी होती है ना अपनी, F1 पीडी, F2 पीडी, इस पीडी का जो F है इसी को क्या कहते हैं, पीडी का मतलब ही होता है फिलियल। संकर, संकर का मतलब क्या होता है, जो हम क्रॉस करवाते हैं और जिससे जो संतान प्राप्त होती है उसको कहते हैं संकर। और जो ये संकर संतान होती है ना, ये क्या होती है, बंदे होती है। बंदे का मतलब होता है बांझ होती है। ठीक है भाई, पीढ़ियां आपको पता ही है। अगला सवाल, सवाल यहां पर ए ही सही है। अगला सवाल है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथनों को अच्छे से पढ़ना है, फिर देखते हैं कौन सा सही नहीं है। क्या डीएनए सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं और कई विषाणुओं में पाया जाता है। इसका मतलब क्या है, देखो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है एक कोशिकीय जीव, और यूकैरियोटिक का मतलब होता है बहुकोशिकीय जीव जिनमें 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं पाई जाती है। हम क्या है, मानव क्या है, यूकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, जो जीवाणु हो गए, बैक्टीरिया हो गए, जिनमें एक ही कोशिका होती है, वो होती है प्रोकैरियोटिक जीव। तो इनके अंदर सभी में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ये बात सही है, डीएनए इन सभी में पाया जाता है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, डीएनए अणु में एक एकल रज्जुक होता है जो डीऑक्सीराइबोज और फास्फेट समूहों से बना होता है। क्या कह रहा है, एकल रज्जुक, सिंगल हेलिक्स। भाई डीएनए में सिंगल हेलिक्स होता है क्या, अरे एकल रज्जुक होता है क्या, सिंगल हेलिक्स। मैंने डीएनए की संरचना बताई है, एकल है द्वि है, तो ये तो द्विकुंडलित है। ये 2 रज्जुक है, तो 2 रज्जुक है, एक थोड़ी है। तो यही ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, मतलब ऑप्शन 2 ही सही हो गया। तीसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। डीएनए वंशागत लक्षणों के संचरण के लिए आनुवंशिक जानकारी कूट कर रखता है। बिल्कुल सही बात है। डीएनए क्या करता है, जो भी आनुवंशिक जानकारी है उसकी एक तरीके से मेमोरी है, उसकी एक तरीके से मेमोरी है, वो उस जानकारी को क्या करता है, धारण करके रखता है। तो ये बात भी सही है। तो ऑप्शन जो बी है वो गलत आंसर है, गलत ऑप्शन है, तो बी ही सही यहां पर हो गया। ठीक है, 27वां सवाल है, एकल संकर, एक संकर क्रॉस में जीनोटाइप अनुपात क्या है। एक संकर क्रॉस क्या हो गया, मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस,
हमने करा के देखा था, ये मटर के पौधे में ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया, गैमिट बने। बार बार मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर बाय द वे आप भूल भी जाओ ना, तो ये करके आप क्या कर सकते हो, वहां पे ये चेक कर सकते हो कि यार इसका अनुपात क्या है। टी और टी सबसे सेम ही बनेगा, यहां सेम बनेगा, ये बने। अब इनकी जो जीनोटाइप देखते हैं वो किससे देखते हैं हम, F2PD से देखते हैं। अब इसका स्वपरागण करा देंगे, क्या करा देंगे, स्वपरागण करा देंगे। लो भाई स्वपरागण करा देते हैं, ये टी टी इसी में स्वपरागण कराया। जब इसमें हम स्वपरागण कराते हैं ना, तब हमें क्या क्या कंडीशन प्राप्त होती है वो मैं आपको इधर बॉक्स में करा के बता देता हूँ। बॉक्स में ये कराना थोड़ा सा ईजी होता है। इससे ये प्राप्त हुआ, इससे ये प्राप्त हुआ, अब इससे टी और टी प्राप्त हुआ, ठीक है। इस छोटे वाले से ये प्राप्त हुआ। तो देखो हमें जीनोटाइप देखना है, इसलिए ये हमने किया। जीनोटाइप का मतलब होता है, एक होता है फिनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब बाहरी रूप से आप देखकर बता दो कि भाई कितने पौधे लंबे हैं कितने पौधे छोटे हैं, तो जीन दिखते नहीं है। तो फिनोटाइप तो क्या होता है, देखो ये पौधा भी लंबा है, प्रभावी लक्षण है ना, इसमें कैपिटल टी है इसलिए ये भी लंबा है, इसमें कैपिटल टी है इसलिए लंबा है, लेकिन ये बोलना है। अगर हमें पूछता फिनोटाइप तो वो तो हो गया 3:1। ऑप्शन में देखो 3:1 दे रखा, लेकिन यहाँ आंसर ये गलत हो जाता, क्योंकि हमें जीनोटाइप पूछा ना कि फिनोटाइप, यानी जीन की संरचना पूछिए। अब देखो 3:1 तो क्या हो गया इसका फिनोटाइप, यानी 3 पौधे लंबे हैं, एक पौधा बोना है। अब जो जीनोटाइप चेक कर लेते हैं, जीनोटाइप क्या क्या है इसमें, देखो टी टी है, टी टी स्मॉल टी है, स्मॉल टी है। ऐसे कितने हैं इसमें ये बताओ, कैपिटल टी और कैपिटल टी कितने हैं इसमें, एक ही है ना, एक है। कैपिटल टी और स्मॉल टी कितने, एक है और एक, ये दो है, तो दो हो गए। ओनली स्मॉल टी कितने हैं दोनों में, वो कितने हैं, ओनली एक ही है, तो ओनली एक ही है। तो 1:2:1, कहीं दिख रहा है 1:2:1, अगर जहां भी दिख रहा है वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन में 1:2:1 है। तो ऐसे जीनोटाइप चेक करते हैं, क्या करते हैं, जीनोटाइप इस तरीके से चेक करते हैं। अगला सवाल है, मेंडल ने डैश डैश के आधार पर स्वतंत्र अपघटन का नियम दिया था। मैंने कहा था कि जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, पहली बात नियम क्या है, नियम है, ये नियम लागू किस पर होता है, ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है यानी द्विसंकर संकरण है, उसी पर यह नियम लागू होता है। उसी से इन्होंने ये नियम का प्रतिपादन किया था। कैसे कि हमने दो लक्षणों का संकरण कराया, यानी कि हमने क्या ले लिया, एक जो है मटर के जो दाने का आकार भी ले लिया, ठीक है, जैसे गोल आकार और झुर्रीदार आकार, और उसका कलर भी ले लिया। तो दो लक्षण ले लिए। पहले हम ओनली एक लक्षण ले रहे हैं मोनोहाइब्रिड में, कैसे, उसमें हम सिर्फ और लंबाई और वही ले रहे हैं, ठीक है, लंबाई ही एक लक्षण ले रहे हैं। इसमें हम दो दो लक्षण ले रहे हैं, एक ले लिया कौन सा, मटर का आकार गोल, मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं आप, और एक क्या ले लिया, मटर का कलर पीला हरा, ठीक है, झुर्रीदार और हरा। तो एक तो हमने कलर ले लिया, एक उसका आकार ले लिया। तो ये जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर क्या करते हैं, जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर जब संकरण करवाया जाता है, द्विसंकरण करवाया जाता है, तब इनकी जो वंशागति है, एक लक्षण की जो वंशागति है दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करती। क्या मतलब इससे है, इसका मतलब यह है कि जो ये जो गोल आकार लिया है, ये अगली पीढ़ी में जाएगा, इसका इस रंग से कोई लेना देना नहीं है, इस रंग का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब क्या होते हैं कि जो ये लक्षण है, दो विपरीत लक्षण लिए, दो अलग अलग लक्षण लिए, इन लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होगी, आजाद रूप से होगी, इनका एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इसी को कहा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी कि स्वतंत्र रूप से लक्षण है वो संतति के अंदर ट्रांसफर होंगे। तो ये किस पर आधारित है, हमें तो सिंपल सा पता है किस पर आधारित है भाई, दो लक्षणों को एक साथ लेते हैं तब उसी पर आधारित हो, तो द्विसंकर संकरण, यही ऑप्शन सही हो गया, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ऑप्शन 1 इज सही। जेनेटिक नहीं है, मोनोहाइब्रिड पर नहीं है, जीन पर भी नहीं आधारित, किस पर आधारित है भाई, द्विसंकर संकरण। अगला ऑप्शन है
अगला सवाल है, सॉरी, मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध लंबा मतलब दोनों जीन क्या है, कैपिटल टी है, शुद्ध लंबा हो गया, और एक छोटे पौधे यानी शुद्ध बोना, दोनों स्मॉल टी है, के साथ संकरण किया जाता है, संकरण कर लिया। F2PD में शुद्ध लंबे पौधों का छोटे पौधों से अनुपात क्या होगा, अभी बताया था भैया आपको। कौन सी पीढ़ी में, ये मोनो हाइब्रिड करा रहे हैं, यानी एक ही लक्षण लिया ओनली लंबाई का, तो अभी बताया था देखो आपको कि यहां पे अपन ने संकरण करवाया था, क्या पूछा है कि लंबे पौधों से छोटे पौधे का अनुपात, लंबे पौधे कितने प्राप्त हुए, F2PD, ये कौन सी पीढ़ी है, F2, कौन सी है, F2, ये कौन सी है, F1, F1 पीढ़ी के जो संतति होती है उसका स्वपरागण करा देते हैं तो क्या हो जाता है, F2PD मिल जाती है। जो ये F2PD है इसमें लंबे कितने हैं भाई, 3 लंबे हैं, एक्चुअल में वो पूछ क्या रहा है, फेनोटाइप, फेनोटाइप मतलब लक्षण प्रारूप पूछ रहा है, तो 3 पौधे तो लंबे हैं, देखो ये तो शुद्ध लंबा है, इसमें टी प्रभावी होता है, जो कैपिटल टी होता है वही प्रभावी होता है, उसी का गुण आता है पहली पीढ़ी में, तो ये क्या है भाई, ये लंबा है, चाहे इसका जीनोटाइप कुछ भी हो, ये लंबा है, अशुद्ध लंबा है लेकिन है लंबा, ये भी लंबा है, ये बोना है, तो लंबे तो कितने हो गए, 3, बोना कितना हो गया, 1, तो 3:1, वहां ऑप्शन में 3:1 है क्या, देखो 1:1 नहीं होगा, 1:3 भी नहीं होगा, लंबे और बोने का पूछा, तो लंबे तो है 3 और बोना है 1, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। अगला एंड लास्ट सवाल, जीन के एलील में कोई सम्मिश्रण नहीं होता और दूसरी पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है, यह कथन संबंधित है, यह कथन नियम प्रभावितता के नियम, जो पहला नियम उसी से संबंधित है। कैसे भाई, प्रभावितता का नियम क्या है, जब हम कोई एक लक्षण को लेकर हम किसी जनक पीढ़ी में क्रॉस करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, तो क्या होता है कि जो उसके एलील में बढ़ते हैं, ये हमने क्रॉस करवाया, ये इसके एलील बने, ठीक है, और क्या, सॉरी, ये इनमें अपन ने क्रॉस करवा दिया, तो वही चीजें बार बार में बताने की जरूरत नहीं है, ये वाली हमें चीजें मिलेंगी, ठीक है, ये F1 पीढ़ी होगी। ये क्या कह रहा है, F1 पीढ़ी में जो चारों पौधे हैं वो लंबे प्राप्त होते हैं, पिछली क्लास में भी समझा दिया था, F1 पीढ़ी में क्या होते हैं, एकल संकर क्रॉस में चारों पौधे लंबे प्राप्त होंगे, जीनोटाइप कुछ भी हो, प्राप्त कैसे होंगे, लंबे होंगे चारों। फिर आगे क्या कह रहा है कि F2PD में दोनों लक्षणों की हो जाती है क्या, अभी बताया था 3:1, 3 लंबे F2PD में होते ना, एक बोना, एक यहां पर बोना आ गया, तो लक्षण क्या हो गए, दोनों के दोनों लक्षण क्या हो गए, ये अभिव्यक्त हो गए, तो ये नियम क्या है, प्रभावितता का नियम है। क्या नियम है, प्रभावितता का नियम। प्रभावितता का नियम क्या कहता है कि पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रभावी होंगे वो ही अभिव्यक्त होंगे, और जो दूसरी पीढ़ी में दोनों लक्षण अभिव्यक्त होंगे, तो ये वही प्रभावितता का नियम है। ये जो है आज की क्लास आपकी संपन्न हुई, और यहाँ हमने बायोलॉजी भी कंप्लीट कर ली है, केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर ली है, और अब आपकी साइंस की जो फिजिक्स के 2 टॉपिक बचे हैं, तो मुश्किल से 2 या 3 क्लास और रही है, आपकी साइंस कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद में हम देखते हैं आपके लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो आप उन स्टूडेंट्स तक भी इस क्लास को पहुंचाएं जिसको इसकी ज़रूरत है, जो स्टेनो की भी तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस है। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं खत्म होती है। बाय बाय, टेक केयर।